फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th एनसीईआरटी का 5th चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने डिस्कस किया था अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसमें हमने ये भी देखा था कि किस तरह से ह्यूमन अपना न्यूट्रिशन लेता है। बात अब आती है डेंटल केयर की। डेंटल केयर में जनरली ऐसा होता है कि बच्चों को कैविटीज़ हो जाती है, बड़ों को भी डेंटल कैरीज हो जाती है। क्यों होती है? इसका सिंपल रीज़न है, हमारे माउथ में जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं या च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेथ, तो सैलिवरी ग्लैंड उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू द सिंपल शुगर। क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है सलाइवा, वो सलाइवा कंटेन करता है सैलिवरी अमाइलेज जो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को इनटू द सिंपल शुगर। वो शुगर हमारे टीथ के ऊपर कोटेड अगर हो जाए, राइट, तो बैक्टीरिया उस पर ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब जब हम इंगल्फ करते हैं तब पूरा तो करके इंगल्फ किया जा नहीं पाता, इस वजह से शुगर कोटिंग वहाँ पे रह गई, तो वो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तब वो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे सिंथेसाइज करते हैं जिसके चलते हमारा जो इनामल है, जो टिथ के ऊपर की हार्डेस्ट कवरिंग होती है, वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है और इस वजह से कैविटीज या कैनरीज आती है। सो मेक श्योर कि आप ब्रशिंग अच्छे से करो ताकि ये जो शुगर कंटेंट है वो निकल जाए, राइट। अब हम देखेंगे कि अब फूड तो कंज्यूम कर लिया, ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच भी गए, बट व्हाट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द एनर्जी? वो कैसे होता है? न्यूट्रिएंट बाकी के मिल रहे हैं, बट उस न्यूट्रिएंट को यूज करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो यस, लाइफ प्रोसेस की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी होती है एनर्जी, और ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक प्रोसीजर है जो बहुत मैंडेटरी होती है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे हम उसे? रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मतलब हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो ब्रीदिंग में भी आता है, राइट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ कौन से गैसेस एक्सचेंज करना है? जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, राइट। नाउ रेस्पिरेशन के दो लेवल है, देयर आर 2 लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। कौन सा होता है? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। In body level respiration, what is going to be happen? Body exchange करेगी gases को, right? And second होता है cellular level respiration. कौन सा होगा? Cellular level respiration, in which cell itself is exchanging the gases. Cell क्या कर रही है? Exchange कर रही है gases को. Now ये ध्यान में रखना, from a tiny bacteria to the giant whale, each and every type of organism shows the respiration. Mode of respiration can be different, but they show the respiration because respiration is mandatory to produce the energy, right? तो अब exactly होता क्या है? अब depending upon the levels हमने 2 टाइप तो देख लिए, but कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो in the presence of oxygen respiration show करते हैं, या फिर उनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं? एनर्जी बना सकते हैं। तो हम दोनों भी प्रोसेस को हल्के से आराम से देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो अब हम देखने वाले एनर्जी प्रोडक्शन, राइट। क्या करना है हमें? एनर्जी प्रोड्यूस करना है। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अगर किसी को ऑक्सीजन रिक्वायर है तो हम कहेंगे ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, राइट, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, या फिर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है कि विदाउट ऑक्सीजन दे कैन शो द और दे कैन रेस्पायर, दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी, तो वो हो गए ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। अब पहले हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट है मतलब विदाउट ऑक्सीजन देयर बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, राइट। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे हम इसे? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऐसा मोड जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है। ये डिवाइड होता है 3 स्टेजेस में।
पहला है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद में होता है TCA दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसके बाद में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे बट फ्यू मिनट्स बाद। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट वालों की। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट जो होते हैं दे आर यूज अनदर काइंड ऑफ गैसेस और अनदर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस द एनर्जी। ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम उन्हें कहते हैं अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। अनएरोबिक, अनएरोबिक का मतलब क्या है? विदाउट ऑक्सीजन दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज और दे आर गोइंग टू मेक द एनर्जी। नाउ अब अनएरोबिक में क्या होता है? हियर आल्सो ग्लूकोज इज गोइंग टू बी यूटिलाइज, बट ग्लूकोज यूटिलाइज होती है 2 स्टेप्स में। पहली स्टेज कौन सी रहेगी? ऑफ कोर्स ग्लाइकोलिसिस, एंड दूसरी स्टेज होती है फर्मेंटेशन। कौन सी होती है दूसरी स्टेज? फर्मेंटेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मतलब एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है वो? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है उसका फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता कैसे है? एडीपी दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनके थ्रू। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एडीपी से एटीपी का कन्वर्जन होते वक्त एनर्जी यूज होगी। और जब भी हमें कभी एनर्जी लगती है, किस चीज़ के लिए लग रही है? बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कोई प्रोटीन बनाना है, कुछ डाइजेस्ट करना है, किसी को ब्रेक डाउन करना है, कुछ मेक करना है, तो ऐसे अलग अलग बायोकेमिकल प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए हमें एटीपी लगती है। तो ये एटीपी का अगेन कन्वर्जन हो जाएगा इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम लिखते हैं पीआई, ठीक है? क्या लिखते हैं हम उसे? पीआई। तो अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी, इनके बीच में का जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं एंड दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल, ओके, फॉर देयर रूटीन वर्क, या जो भी काम उनको करना है जिसके लिए भी उनको एनर्जी चाहिए उसके लिए। अब बात करेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेजेस में होगा। पहली स्टेज में क्या होना है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और इसमें थ्रू द प्रोसेस, मतलब तीनों भी प्रोसेस में मिलके कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होता है ग्लाइकोलिसिस? इन द साइटोप्लाज्म। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमें मिलते हैं 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3, और उसका नाम क्या है? पाइरुवेट। क्या मिलेगा हमें? पाइरुवेट मिलेगा। इस पाइरुवेट का कन्वर्जन हो जाता है इनटू एसिटिल को एंजाइम, एसिटिल को ए में, राइट? ये एसिटिल को ए फिर जाएगा सेकेंड स्टेज दैट इज द TCA, जिसे कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नाउ अब इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज एसिटिल कोए के पास कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3 कार्बन प्रेजेंट है, और इसकी शुरुआत, TCA साइकिल की शुरुआत ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से होती है, एंड भी वहीं पे होगा बिकॉज इट इज अ साइकिल। अब क्या होगा? इसमें फिर हमें क्या मिलेगा? इसमें NADH मिलेगा, FADH मिलेगा। ये क्या होते हैं NADH FADH बच्चों? NADH और FADH आर नथिंग बट द एनर्जी, ठीक है? बट हमने क्या बोला है कि हमारी बॉडी में ATP एनर्जी करेंसी है, फिर NADH FADH का क्या काम? वो क्या करेंगे? बट वो एनर्जी उनके पास तो है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, साइट ऑफ TCA इज आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होगा? और एक प्रोसीजर होगी जिसे कहा जाता है ETC, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ये NADH2 FADH2 जो हमें थ्रू आउट द प्रोसेस मिले उनका कन्वर्जन हो जाता है इनटू ATP एंड दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ सेल। अब क्या है कि NADH और FADH का कन्वर्जन ATP में करना क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी ATP को इस्तेमाल कर सकती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ना कि NADH FADH को। जैसे US के डॉलर्स आपके पास प्रेजेंट है, फिर भी आप इंडियन मार्केट में खास करके स्मॉल वेंडर्स वगैरह पे पास जाके आप उसको दे के कुछ सामान खरीदी नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सचेंज द मनी, आपको डॉलर से उसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन अ सेम वे बॉडी में NADH और FADH को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP ताकि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। ठीक है, तो जनरली ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनमें ये प्रोसीजर होगी। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन अ साइटोप्लाज्म whereas tricarboxylic acid cycle and electron transport chain occurs in a mitochondria, and at the end of aerobic respiration one glucose molecule can give us 38 ATP molecule। ठीक है, अब बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। सो ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें हम क्या कह रहे हैं कि देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, पहले तो ग्लाइकोलिसिस ही होगा, ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें क्या मिलेगा, पायरुवेट मिल जाएगा। नाउ दिस पायरुवेट इज नॉट गोइंग टू मूव इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट का अब क्या होना है, फर्मेंटेशन। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज द कन्वर्जन ऑफ sugar molecule into carbohydrate, sorry, conversion of carbohydrate, or we can say conversion of sugar molecule into carbon dioxide, energy and alcohol. In certain cases instead of alcohol vitamins भी synthesize हो सकते हैं, weak acids भी synthesize हो सकते हैं। ठीक है, so at the end of fermentation हमें energy मिलेगी, along with energy कुछ बाय प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि in certain cases इथेनॉल मिलेगा, इन सर्टन केसेस वीक एसिड्स मिल जाएंगे, इन सर्टन केसेस हमें विटामिन्स मिलेंगे। ठीक है, सो अब देखो जब हम बात करते हैं हमारे मसल्स की, तो हमारे मसल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होके क्या बनता है, एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड, एंड दिस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड रिजल्ट्स इन द पेन, जो हमें मसल पेन होता है ना आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज। देखो मसल सेल क्यों अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करते हैं तब हमारे मसल्स का काम ज़्यादा होता है, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और एरोबिक रेस्पिरेशन फुलफिल नहीं कर पाती उस एनर्जी को। तो वो क्या कोशिश करते कि भाई हम फर्मेंटेशन करवा के, मतलब अनएरोबिक रेस्पिरेशन करके और एनर्जी बना ले, साइड में और काम करके एनर्जी बना ले। इसके चलते लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो जाता है, एंड दैट लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से हमें पेन जो होता है, काफ में पेन होता है या मसल्स में जितना भी पेन होता है वो जनरेट होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे जो इरिथ्रोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट्स मतलब कौन से सेल, RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल। तो RBC में भी फर्मेंटेशन ही होना है, उसमें भी ग्लूकोज यूटिलाइज किया जाता है एंड फर्मेंटेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, एनर्जी मिलेगी। नाउ व्हाई RBC इज डूइंग सो, क्योंकि RBC लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, मैच्योर RBC के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो कंप्लीट ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की साइट कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा फिर, फर्मेंटेशन। अंडरस्टूड। सो फर्मेंटेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इन द मसल सेल। अब हम बात करेंगे सर्टेन बैक्टीरिया की, तो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ईस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, ईस्ट प्रोड्यूस करता है इथेनॉल। ठीक है, जैसे साइक्रोमाइसिस है, साइक्रोमाइसिस सर्विसी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ईस्ट, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन करती है। तो हम इन साइक्रोमाइसिस सर्विसी का इस्तेमाल फर्मेंटेशन करके इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट द प्रोसीजर अकर्स इन प्लांट। ये तो हमने इन जनरल देखा कि इन जनरल एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द availability of oxygen and depending upon the mode they are having, right? So bacteria जो है generally वो anaerobic होते हैं, जैसे Clostridium species है, they are anaerobic in nature. Yeast anaerobic in nature, what they do fermentation,
एनिमल्स, खास करके जो हायर एनिमल्स होते हैं, दे आर एरोबिक इन नेचर. Plants are also aerobic in nature. So what is the equation? Chemical equation for the respiration. यहाँ पे C6H12O6 plus 6O2 in the mitochondria get converted into 6CO2 plus 6H2O plus energy. ठीक है, this is the basic respiration chemical equation. राइट नाउ अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो क्या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, या रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है? एग्जैक्टली प्लांट करती क्या है? तो हमने प्रीवियस सेगमेंट में ही देखा कि प्लांट्स जो है वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है. ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस what they do, they convert the carbon dioxide into the glucose, right, plus oxygen, है ना. और during the respiration they utilize the glucose and convert it into carbon dioxide and water plus energy, right. अब होता क्या है, डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज कर लेते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस. बट नाइट टाइम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट टाइम में वो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको यूज करना पड़ेगा क्या? नहीं. इस वजह से नाइट टाइम के समय प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिलीज कर देती है. डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज किया जाता है. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रात के समय में भी लेते हैं बट फोटोसिंथेसिस नहीं करते. नेक्स्ट डे जब सन रेजेस आएंगे या लाइट आएगी तब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस चल रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज किया जाएगा, एंड नाइट समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बॉडी के बाहर छोड़ दिया जाएगा. राइट. व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन देन? डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के दौरान काफी हद तक ऑक्सीजन सिंथेसाइज किया जाता है. उतना ऑक्सीजन प्लांट्स को रेस्पिरेशन के दौरान लगता नहीं है, तो जितना अमाउंट उसे लग रहा है उतना वो यूटिलाइज कर देती है और बाकी का जो ऑक्सीजन है उसे वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है. दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू से दैट प्लांट्स आर द सोल मेंबर विच आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन बायोलॉजिकली, या फिर फोटोसिंथेसिस इज द ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस. अदरवाइज कंबशन, करोजन, रस्टिंग, डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन, इन सारे प्रोसेसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज ही होता है. अंडरस्टूड. तो प्लांट्स कैसे यूज कर रही है? फिर प्लांट्स डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के लिए कर रही है, नाइट टाइम में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी के बाहर रिलीज कर देती है. अंडरस्टूड. गुड. व्हाट अबाउट द एनिमल्स? अगर हम बात करें एरोबिक ऑर्गेनिज्म, तो जो लैंड पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, राइट. बट जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ता है. अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है जैसे कि हम लैंड पर रहते हैं, हम नोस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. बट फिश जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या करती है? पानी को लेती है और अपने गील्स से पानी को बाहर छोड़ते हुए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ले लेती है. मतलब पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहेगा उसका इस्तेमाल वो करते हैं फ्रॉम द गिल स्लिट्स, राइट. अब ये ध्यान में रखिए, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए उनको ज्यादा टाइम ऑक्सीजन लेना पड़ता है. यू आर गेटिंग दिस, राइट. अब बारी आती है ह्यूमंस की कि ह्यूमंस कैसे रेस्पिरेशन करते हैं. तो ह्यूमन रेस्पिरेशन का मोड, रेस्पिरेशन सिस्टम, ये हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल. इस वीडियो ट्यूटोरियल में रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमने समझ के लिया. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर ऑल जेन्युइन क्वेश्चंस. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. डीसीपी बायोलॉजी पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड होगा रेस्पिरेशन का तो आप उसे अच्छे से समझ पाओ. तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल. बाय बाय, टेक केयर.